गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बोले थे नेक्स्ट क्लास में जो है मीन्स आज के क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, कंपैरिजन वाला देखेंगे जो चार्ट है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप था, सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। उसी का कंपैरिजन चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फिल्टर को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस चार्ट को अगर आप देखेंगे क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डायोड्स है, डायोड का संख्या। डायोड की संख्या की बात कर ले तो हाफ वेव में कितना होगा, एक, सेंटर टैप में और ब्रिज रेक्टिफायर में 4। कल देखे भी थे सर्किट। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर नेसेसरी, ये भी चीज हम कल आपको डिस्कस किए थे। जो सेंटर टैप में क्या है, ट्रांसफार्मर नेसेसरी है। सेंटर टैप में विदाउट ट्रांसफार्मर आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये दोनों में हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में आप ट्रांसफार्मर नहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नो यस नो मीन्स सेंटर टैप में एसेंशियल है, सेंटर टैप में चाहिए ही चाहिए। ये दोनों में नहीं भी रहेगा तो चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम इफिशियंसी। इफिशियंसी कल बताए थे, आउटपुट बट्टे इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। हाँ, तो हाफ वेव का कितना बताए थे, 14.6, 40.6 और इसका दुगुना कर दीजिए फुल वेव के लिए तो 81.2 हो गया, ठीक है। उसके बाद है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए क्या होता है, 1.21। सेंटर टैप और ब्रिज टाइप के लिए क्या होता है, सेम होता है, 0.48 0.48 होता है। रिपल फैक्टर का हम लोग बात नहीं किए थे कल, कहीं भी चर्चा नहीं हुआ था, तो रिपल फैक्टर को हम लोग देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए जो हाफ वेव के लिए जो रिपल फैक्टर होता है 1.21, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है, ठीक है ना। उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा, तो हाफ वेव के लिए जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा, सेम होगा। सेंटर टैप के लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ब्रिज टाइप के लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है PN जंक्शन का या डायोड का, उससे अधिक अगर वोल्टेज होगा तो क्या होगा, डायोड आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा उससे अधिक होगा तो डायोड डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। जो कि हाफ वेव के लिए क्या होता है, VM के बराबर है। VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज को शो कर रहा है। और सेंटर टाइप में क्या होता है, 2 VM होता है। और ब्रिज टाइप में क्या होता है, फिर VM होता है, ठीक है। तो इस चार्ट को लिखिए, इस चार्ट में ही पहले और थोड़ा बता देते हैं, रुक जाइए। उसके बाद इसी चार्ट में आपको ये लिखना है आउटपुट DC वोल्टेज। आउटपुट क्या मिलेगा, रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलेगा वो DC वोल्टेज मिलता है। तो आउटपुट DC वोल्टेज होता है हाफ वेव के लिए, वो VM बट्टे पाई होता है। VM क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बट्टे पाई होता है। वही फुल वेव सेंटर टाइप के लिए कितना होता है, 2 VM बाई पाई। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 2 VM बाई पाई। कहने का मतलब ये है जो फुल वेव के लिए दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम है ना जी, 2 VM बाई पाई, 2 VM बाई पाई। और हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगा, VM बट्टे पाई, ठीक है। मीन्स इसका आधा हो गया, ये नहीं हो गया, हाँ ये 2 VM बाई पाई है, ये VM बाई पाई है, तो इसका आधा नहीं हो गया। तो हाफ वेव के लिए कितना हो जाएगा, जो DC आउटपुट वोल्टेज होगा VM बट्टे पाई, और फुल वेव में क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे 2 VM बाई पाई। उसी तरह आउटपुट RMS वोल्टेज जो होगा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा हाफ वेव के लिए VM बट्टे 2। वोल्टेज के टर्म में, ये करंट के टर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो VRMS होगा वो क्या हो जाएगा, VM बट्टे 2 हो जाएगा। फुल वेव सेंटर टाइप के लिए क्या हो जाएगा, VM बट्टे √2। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाएगा, VM बट्टे √2। मतलब फुल वेव दोनों केस में, फुल वेव दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा।
और इस केस में क्या होगा, Vm/2 हो जाएगा। ये डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डाटा आपको बहुत ही यूजफुल डेटा है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आउटपुट डीसी वोल्टेज हाफ वेव के लिए Vm/π, फुल वेव में इसका दुगुना हो जाएगा। उसी तरह से जो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज है Vm/2, और इसमें Vm/√2 Vm/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एसी फंडामेंटल में पढ़े होंगे आप लोग, अभी पढ़ाई हुआ है कि नहीं, नहीं पढ़ाई हुआ है, कभी पढ़े होंगे ना, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये वोल्टेज या करंट दोनों टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट बट्टे एवरेज करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। और दो करंट का रेशियो है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर। कट जाएगा तो यूनिट लेस हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग वोल्टेज के टर्म में भी दिखा सकते हैं और करंट के टर्म में भी दिखा सकते हैं, दोनों के टर्म में लेते हैं हम लोग। वोल्टेज के टर्म में क्या हो जाएगा, ई, कहाँ चला गया, हाँ, ई आर एम एस या वी आर एम एस जो भी बोलिए, बट्टे ई एवरेज। मतलब फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बट्टे एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर को करंट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो वैल्यू लिखे हैं उस चीज को देखिए कैसे आया है। मान लीजिए हम फॉर्म फैक्टर लिख लिए किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज के टर्म में ले लेते हैं ई आर एम एस। यहाँ आर एम एस वोल्टेज कितना दिया हुआ है हाफ वेव के लिए, हाँ, हमको फॉर्म फैक्टर निकालना है किसके लिए, फॉर्म फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, वी आर एम एस या ई आर एम एस, आर एम एस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, आर एम एस वोल्टेज Vm/2 हो गया, ठीक है। बट ई एवरेज, ये जो डीसी वोल्टेज है, आउटपुट डीसी वोल्टेज, इसको एवरेज वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज बोथ आर सेम। एवरेज समझते हैं ना जी, जितना भी सम हो करंट या वोल्टेज होगा उसका जो है हम लोग निकालते हैं। जैसे 5 है तो 5 टर्म ले लेंगे, बट्टे में 5 कर देंगे, एवरेज पढ़े ही होंगे, मीन मीडियम एवरेज निकालना वही सब। तो यहाँ पे डीसी आउटपुट वोल्टेज बोलिए या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज वोल्टेज, बोथ आर सेम, दोनों इसी का नाम है। तो यहाँ पे एवरेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है हाफ वेव के लिए, Vm/π। तो बट्टा में करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, π/Vm, यस या नो, Vm कट गया, क्या आ जाएगा π/2। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14/2, कितना आ जाएगा 1.57 आ गया, हाँ आ गया ना जी। तो ये सब वैल्यू आपसे पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, हम आपको बार बार कह रहे हैं, और ये चार्ट में थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो ये बन गया, ये बन गया, फिर आप पिक फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बताइए पिक फैक्टर कितना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पिक फैक्टर क्या होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है, ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा देखा गया है, आपको डिफिनीशन ही डायरेक्ट पूछ दिया है फॉर्म फैक्टर क्या होता है। और यह ऑप्शन कैसे देगा पता है ना, एक ऑप्शन देगा आई आर एम एस बटे आई एवरेज, और दूसरा ऑप्शन देगा आई एवरेज बटे आई आर एम एस, ठीक है। तो एकदम कन्फर्म नहीं है, डिट्टो मतलब डिट्टो, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये मिलेगा आई एवरेज बटे आई आर एम एस, ठीक है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा। तो फॉर्म फैक्टर हमेशा आई आर एम एस बटे आई एवरेज होता है, और पिक फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एम मीन्स मैक्सिमम करेंट बटे आई आर एम एस। तो मैक्सिमम तो मैक्सिमम है, ये सब में तो मैक्सिमम, वी एम मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम मतलब मैक्सिमम करेंट, हाँ। तो यहां से पिक फैक्टर का वैल्यू क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ये बताइए। अरे निकाल तो दीजिए,
कितना आएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अरे आरएमएस वैल्यू कितना दिया हुआ है? Vm/2 है, मतलब Vm/Vm/2 कितना आ जाएगा? 0.6 है। हाँ, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं जी? ईएम दिया हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज के टर्म में लिखते हैं पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? तो Vm मान लीजिए वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज Vm दिया हुआ है, और आरएमएस वोल्टेज कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? हाँ, Vm/2। तो इसको क्या करेंगे, 2 ऊपर जाएगा अब Vm नीचे आएगा, कितना आ जाएगा? आपको कितने आ रहा था जी? हाँ, पाई क्यों लेंगे? यहाँ पे हम क्या है, आरएमएस वैल्यू है ना, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू बुलाने लेंगे। हमको डीसी वैल्यू तो नहीं बोला, या एवरेज वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू पूछता तब तो हम एवरेज वैल्यू लेते, क्योंकि यहाँ तो आरएमएस वैल्यू है फार्मूला में, तो एवरेज वैल्यू का हम क्यों लेने जाएंगे? सिमिलरली जो है, आप हमको फुल वेव रेक्टिफायर का निकालिए, बताइए क्या फॉर्म फैक्टर बताइए फुल वेव रेक्टिफायर का, सेंटर टैप और फुल वेव में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में दोनों में फॉर्म फैक्टर इतना इतना आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, √2 आया है। √2 का वैल्यू तो 1.414 होता है। इतना डेटा सब चीज आपके सामने में है, फिर भी गलती हो रहा है। और जब ये डेटा नहीं रहेगा तब क्या होगा? अभी जो डाटा आपके सामने में है तब निकालना है। फॉर्म फैक्टर है ना, फॉर्म फैक्टर। देखिए किसके लिए पूछा है भाई, तो फुल वेव के लिए पूछा है, सेंटर टैप के लिए निकाल लेते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, भी एवरेज या आई करेंट या वोल्टेज दोनों के टर्म में सेम होता है। आप करेंट के टर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, वोल्टेज के टर्म में, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस टर्म में कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू कितना होता है, Vm/√2। तो Vm/√2 लिख दिए। हाँ, अब नीचे में क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू कितना होगा? एवरेज वैल्यू कितना है, 2Vm/पाई, पाई ऊपर चला जाएगा और 2Vm नीचे आ जाएगा, Vm कट जाएगा, क्या आ गया, पाई/√2 आ गया। 3.14/1.414, काट के बताइए कितना आ रहा है? इतना है। हाँ, अच्छा एक मिनट, हाँ 2√2, सॉरी 2√2, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2.828 ना, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 = 1.414, इसका दुगुना कीजिएगा तो 2.828 आ जाएगा। दोनों का सेम है तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए Vm/√2 है, यहाँ भी सेम है तो सेम आएगा। ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना? निकला। वैसे इतना नहीं करना है, इतना कब करना है, जब क्वेश्चन पूछेगा तब। आपको दोनों चीज होना चाहिए, फार्मूला भी आना चाहिए और आपको वैल्यू भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना? वैल्यू तो याद ही होगा मैक्सिमम लोगों को, नहीं याद है? ये जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू है,
1.11 हो जाएगा फुल वेव के लिए और हाफ वेव के लिए 1.57। लेकिन आपको फार्मूला भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर वैल्यू के रूप में दे देता है, वीएम के जगह पे वीएम का कुछ वैल्यू दे देता है, तो वहां पे फार्मूला याद रहेगा तब ये काम आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, हम बार बार इसको अब बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, पिक फैक्टर किसका रेशियो होता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए, ठीक है ना। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये इतना चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। हम्म। कहाँ 2 VM/π मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो हमेशा वीएम ही रहेगा, इस उसमें थोड़ी कोई छेड़खानी का नाम वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अब जो ये आरएमएस वैल्यू या फिर जो डीसी वैल्यू होता है वही ना चेंज होगा। मैक्सिमम वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम करंट मतलब आईएम या आई मैक्स लिखिए, और मैक्सिमम वोल्टेज को वीएम या वी मैक्स लिखिए, उसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा। पिक फैक्टर जो है इसका कितना आया था, पिक फैक्टर इसका तो 2 आया था ना, इसका कितना आया √2, √2, और इसका √2, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, चार्ट को बनाइए शुरू से। इस जो रेक्टिफायर अभी तक पढ़े हैं ना, उसका निचोड़ यही है, समझ गए ना। जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है यही सब पूछ रहा है, ऑपरेशन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, जो पूछेगा यहां से वैल्यू पूछेगा। चलिए एक चार्ट बनाइए जिसमें एक तरफ पैरामीटर लिख लीजिए, 2-3 और पैरामीटर ऐड होगा नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना 6 है, और 2-3 पैरामीटर ऐड हो जाएगा, 3 या 4 कितना था, 1 2 3 4, इसी का नो कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 4 10 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन दिखेगा आपको। ऑनलाइन वालों की वीडियो नहीं मिला है सर, क्लास हुआ था क्या। हाँ कल तो क्लास हुआ था आप लोग का, लाइव भी तो चला था जी। लिखिए, जितना पढ़े हैं सारा यहीं पे है, क्वेश्चन भी आपको यहीं से दिखेगा। पूछ क्या लेगा आपको, तो आपसे पूछ लेगा फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है या पिक फैक्टर किसका रेशियो होता है, ठीक है। या आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा, जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। या इफिशियंसी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी तो नंबर ऑफ डायोड भी पूछ लेता है, इसमें कितना डायोड रहेगा। ये हर एक पॉइंट से, जितना भी आप है ना इसमें पॉइंट, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिससे अधिक होने पे डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 5 रोटी खाना है, मैक्सिमम आपका कैपेसिटी, आपको 6-7 रोटी खिला देगा तो क्या होगा, तो किसी भी चीज का लिमिटेशन है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सर कल जो आप पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ ही दे दीजिए ताकि अपडेट कर लें नोट्स, प्लीज़ पीडीएफ सेंड कर दीजिए।
सभी लोग ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए ना जी, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सभी लोग एक जगह पे आ जाइए तो ज़्यादा बेटर है, जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं। पीडीएफ तो मिल ही जाता है ना जी, कोई पीडीएफ है जो पेंडिंग है आप लोग का? हो गया? लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए और देख देख के लिखिए, क्योंकि डेटा है, इधर उधर कीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, उसी का जो नेक्स्ट है, कितना पॉइंट था उसमें टोटल? 6 था ना, 7 में इसको लिखे, आउटपुट डीसी वोल्टेज या इसी को एवरेज वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, करेंट या वोल्टेज दोनों के टर्म में। उसको आप और भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, आउटपुट डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज, ठीक है ना, एवरेज वोल्टेज, क्योंकि कंफ्यूज मत कीजिएगा, एवरेज वोल्टेज। VDC, VDC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कल वाला क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा जी, व्हाट्सएप ग्रुप में है, कल वाला क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ था इसलिए नहीं भेजे थे। और ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट करना है जा करके, ठीक है ना, खुद से 2-3 बार कीजिएगा ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। छोड़ दीजिएगा, 100% है, आप भूलिएगा, फॉर्म फैक्टर का रेशियो भूलिएगा, पिक फैक्टर का रेशियो भूलिएगा, लेकिन 1-2 बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको भी जरूर लिखिएगा, फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर को, ठीक है, और सारे के लिए जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसको याद रखिए, ये वैल्यू को दोनों को, फॉर्म फैक्टर भी निकल जाएगा, पिक फैक्टर भी निकल जाएगा। और ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट आपको वैल्यू ही पूछ देगा, डायरेक्ट वैल्यू ही नहीं पूछेगा, हो सकता है वैल्यू चेंज करके आपसे पूछ दे, तो वहां पे फार्मूला आपको याद रहेगा तो बनेगा, और नहीं तो फिर जो आइडियल वैल्यू है वो आपको टिक मार के आइएगा। तो ये फार्मूला भी दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्म फैक्टर क्या हो गया? IRMS बटे आई एवरेज, करेंट के टर्म में, वोल्टेज के टर्म में ERMS बटे ई एवरेज, ठीक है, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। पिक फैक्टर क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू बटे RMS वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको पिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पिक फैक्टर
सेंटर टैप और फुल वेव के लिए दोनों के लिए सेम है। फॉर्म फैक्टर भी सेंटर टैप और फुल वेव के लिए सेम है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? तो हाफ वेव में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी फुल वेव में दोनों केस के लिए सेम होता है, दोनों केस में सेम होता है। बढ़े, चलिए। तो कुछ टर्म था वही, जैसे कि पीक इनवर्स वोल्टेज था, पीआई भी। तो क्या था पीक इनवर्स वोल्टेज? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज दैट ए पीएन जंक्शन और डायोड कैन विथस्टैंड विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ इज नोन एज इट्स पीक इनवर्स, ठीक है ना। वो मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, मतलब वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जब तक क्या होगा, जो डायोड है या पीएन जंक्शन है वो विथ स्टैंड, मतलब उसको बिना डैमेज किए वो रख सकता है। उससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज का लिमिटेशन है ना। हम लोग बैलून फुलाते हैं, फूलता है, एक लिमिट आता है, उसका क्या होता है? फट जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन के बाद क्या होता है? वो फट जाता है। महाभारत देखे होंगे, कृष्ण भगवान को जब गाली दे रहा था शिशुपाल, 99 गाली तक सहे थे, उसके बाद क्या हो गया? फट गए। मीन्स वो टोलरेंस को दिखाता है, टोलरेंस लिमिट। आप लोग कलर कोड पढ़े हैं ना, कलर कोड में टोलरेंस पढ़े होंगे, जिससे आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पता हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज में हम लोग में भी टोलरेंस पावर होता है। आग जब हम लोग सेकते हैं ठंडे के दिनों में, आराम से मजा से रखते हैं, और जब ज्यादा हीट होता है तो क्या करते हैं? हटा लेते हैं। मीन्स उतना ही हम लोग का क्या था? टोलरेंस जो था हम लोग का, जो लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट उतना ही था। जब उससे अधिक होता है तो क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। हर एक इंसान में भी वही चीज है, हम लोग में भी रेसिस्टिव पावर होता है। कोई आपको चिढ़ा रहा है, एक दो बार चिढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा, 10 बार 5 बार चिढ़ाएगा तो क्या होगा? चिढ़ जाइएगा। तो वो आपका क्या लिमिट शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट था क्या? रिपल फैक्टर था। किसके लिए कितना था रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए 1.21 और सेंटर टैप और ब्रिज टाइप के लिए 0.48 था दोनों के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिपल फैक्टर होता क्या है ना। रिपल फैक्टर होता क्या? तो ये भी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है सर? तो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of alternating current component in the rectified output to the average value of rectified output। मीन्स किसका रेशियो हो गया? आरएमएस वैल्यू बटे, आरएमएस वैल्यू बटे, मतलब रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा? रिपल फैक्टर आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, VDC ले लेते हैं। अब निकाल के बताइए तो कितना कितना आ रहा है? वैलिडेट कीजिए उस डाटा को जो था। हेल्पलाइन नंबर नहीं लग रहा है, पॉपुलर क्लास ऐड करो, एग्जाम डेट भी आएगी। चलिए निकाल के बताइए। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट component in the rectified output to the average value of rectified output। फॉर्म फैक्टर क्यों निकालेंगे? आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं?
हाँ, VDC में जो DC वैल्यू है उसको लीजिए। हाँ, कितना आया वैल्यू? 1 पॉइंट RMS वैल्यू बटे DC वैल्यू। RMS वैल्यू बटे, तो इसका रेशियो लीजिए। अच्छा सॉरी, नहीं ये दूसरा चीज है, ठीक। चलिए इसको जो है हम लोग देख लेंगे, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है रिपल फैक्टर का, वो कितना होता है? डायमेंशन लेस क्वालिटी है, और इसका वैल्यू क्या होगा? लेस देन यूनिटी, मतलब एक से कम हो जाएगा। ठीक है ना? कितना कितना आया है? 1 पॉइंट हाफ वेव के लिए लिखा है। ठीक है ना? ये जो मेनली जो हम लोग कंसिडर करते हैं ना, वो फुल वेव के लिए करते हैं, सिनुसाइडल वेव के लिए लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हाफ वेव मेंशन नहीं रहेगा, हाफ वेव क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कहीं पे, तो फुल वेव के लिए हम काम करेंगे। ठीक है? हाफ वेव अगर मेंशन, स्पेशली आपको हाफ वेव मेंशन कर देगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं है तो फुल वेव के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना? जो भी डेटा रहता है तो फुल वेव के लिए ये कम ही है, यूनिटी से कम लेकर के हम लोग चलते हैं। हाफ वेव के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो रिपल फैक्टर का क्या हो जाएगा रेशियो? RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट बट एवरेज वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट, मतलब IRMS बटे IDC, या फिर VRMS बटे VDC। ठीक है ना? इसी को हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं। उस वैल्यू को हम एक बार वैलिडेट कर लेंगे, फिर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है? IRMS पता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपका DC वैल्यू हो गया। ठीक है ना? ठीक है? उस वैल्यू को वैलिडेट करके हम बता देंगे। ये रिपल फैक्टर हम लोग इसको बोलते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर को दिखा रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर को दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ये फिर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अलग अलग दोनों के लिए रिपल फैक्टर होता है। फुल वेव का दोनों केस में सेम होगा, हाफ वेव का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये था आपका रिपल फैक्टर। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? फिल्टर सर्किट है। ठीक है ना? इस चार्ट को दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, वो वैल्यू सही है रिपल फैक्टर का। ये रेशियो में जो दिक्कत आ रहा है इसको हम बताएंगे, वो वैल्यू गलत नहीं है। फिल्टर सर्किट जो है, तो फिल्टर सर्किट हम क्या बताए थे कल? कुछ बताए थे? फिल्टर का क्या काम है? फिल्ट्रेट करना। यहाँ पे जो हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, हाँ बताए थे, जो रेक्टिफायर क्या करता है? AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? हमको क्या चाहिए? प्योर DC चाहिए। ठीक है ना? तो पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है ना? और फिल्टर सर्किट में मेनली हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है? हाँ, वेरी गुड। कैपेसिटर DC को ब्लॉक करेगा, AC को पास होने देगा। और इंडक्टर क्या करता है? AC को ब्लॉक करेगा, DC को पास करने का। जस्ट अपोजिट है, एक का याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, तो AC क्या करेगा? DC को पास करने देगा। ठीक है? और कैपेसिटर AC को पास करने देता है, तो ये क्या कर देगा? इंडक्टर ब्लॉक कर देगा। ठीक है? बस इतना याद रखिए। ए फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस विच रिमूव्स द AC कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउ ओनली DC कंपोनेंट टू रीच द लोड। ये AC कंपोनेंट को क्या करता है? हटाता है।
जो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा उसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों रहेगा। हमको क्या चाहिए, केवल और केवल डीसी कंपोनेंट चाहिए, एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए ही हम लोग फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। फिल्टर का काम यही होता है। आसान भाषा में बोले तो जैसे चाय छन्नी होता है, चाय छन्नी क्या है, एक तरह का फिल्टर हो गया। क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग कर लेता है और जो पीने योग्य जो है लिक्विड है उसको अलग कर देता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह का फिल्टर हो गया। हम लोग हर एक जगह पे, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आटा जो हम लोग ये करते हैं वो भी क्या एक तरह का है, फिल्टर है। चोकर को क्या करता है, वो अलग कर देता है, ठीक है ना। बाइक वगैरह में भी रहता है एयर फिल्टर, जो एयर को क्या करता है, फिल्ट्रेट जो करके जो देता है। कार वगैरह में भी लगा रहता है। ऑलमोस्ट हर जगह पे फिल्टर आपको दिखेगा, जहां पे भी देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, फिल्ट्रेट जो है हमारे बॉडी में भी है, किडनी का काम है फिल्ट्रेट करने का, ठीक है ना। तो हर एक जगह पे जितना भी सिस्टम है हर एक जगह पे फिल्टर का यूज करते हैं। और हर एक जगह पे यही फिल्टर यूज नहीं करते हैं। हमारे जो पेट में इंडक्टर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, मीन्स अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा रहता है, ठीक है। ए फिल्टर सर्किट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द रेक्टिफायर एंड द लोड्स एज शोन इन फिगर। मीन्स रेक्टिफायर, ये जो फिल्टर लगाते हैं कहाँ पे लगाएंगे, तो लोड और रेक्टिफायर के आउटपुट के बीच में, ठीक है ना। रेक्टिफायर के आउटपुट के बीच में। अभी तक हम लोग रेक्टिफायर का आउटपुट प्राप्त कर चुके हैं। कल के क्लास में यही देख रहे थे ना जी, इनपुट में हम लोग एसी अप्लाई कर रहे थे, आउटपुट में हम लोग को पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था। यहां तक कर लिए थे। अब फिल्टर का कहानी स्टार्ट होता है। देखिए, ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एसी कंपोनेंट फिल्टर। हमको एक्चुअली चाहिए डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट फिल्टर का मतलब क्या हो गया, ये एसी कंपोनेंट को हटा देगा और डीसी को पास करने देगा। तो एसी कंपोनेंट को जब ही हटाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्योर डीसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये किसका आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है ना जी, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। और यहां जो हमको मिला ये क्या, कब, फिल्टर यूज करने के बाद। अब जो ये मिला ये प्योर डीसी, कांस्टेंट डीसी मिला। तो इसी को, इसको, ये पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में या प्योर डीसी में लाने के लिए बीच में क्या इसका यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। किसमें, आप देखिए सर्किट देखिए, ये फुल वेव का है। हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में बीच में नहीं था, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं था क्योंकि वो क्या था, फॉरवर्ड बेस में काम कर रहा था। एक ही डायोड था, जब फॉरवर्ड बेस में था पॉजिटिव हाफ में आउटपुट दे रहा था, निगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं दे रहा था। इसीलिए क्या था, निगेटिव हाफ में 0 आ रहा था वैल्यू, ठीक है ना। और ये जो है, ये सेंटर टैप या फुल वेव रेक्टिफायर का, दोनों केस में, ब्रिज रेक्टिफायर में भी ऐसा ही था और सेंटर टैप में भी ऐसा था। किसका, सबका डीसी ही आएगा। किसका, नहीं, पूरा में ही आएगा। कम जो, हाँ, वीक हो जाएगा, इसका जो सिग्नल होगा वीक हो जाएगा। दोनों का सेम ही आएगा। बस यही चीज को लिखे हैं, देखिए। ए फिल्टर सर्किट इज जनरली ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कल से ही बोल रहे हैं, फिल्टर में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ एल एंड सी डिपेंड्स अपॉन द बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल वही जो क्या करेगा, हाँ, ब्लॉकिंग वाला जो सिस्टम है ना, उसी ब्लॉकिंग सिस्टम का बात हो रहा है, ठीक है, जो कौन किसको ब्लॉक करता है। ए कैपेसिटर सी पासेस एसी रीडली बट डज नॉट पास डीसी एट ऑल। क्लियर है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है, एसी को पास कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एन इंडक्टर एल अपोजिट एसी बट अलाउ डीसी टू पास, डीसी टू पास थ्रू इट। क्लियर है, कोई दिक्कत। Hence, a suitable network of L and C can effectively remove the AC component and allow only DC component to reach the output, ठीक है ना। तो एक हम लोग LC नेटवर्क को डेवलप करेंगे,
और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेरा मकसद क्या है, केवल डीसी कंपोनेंट लोड तक पहुंचे, एसी कंपोनेंट को किसी भी तरह क्या करेंगे, नहीं जाने देना है, ठीक है ना, रोक देंगे, ठीक है। अब फिल्टर सर्किट की टाइप कर ले, टाइप कितने टाइप्स का फिल्टर सर्किट होता है, तो फिल्टर सर्किट मेनली जो है 3 टाइप का है, ठीक है ना। एक है कैपेसिटर फिल्टर, नाम से ही है सबका, इसमें केवल और केवल कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं। कैपेसिटर फिल्टर में केवल और केवल कैपेसिटर का यूज करेंगे। चोक इनपुट फिल्टर, इसमें हम लोग चोक सर्किट का यूज करते हैं। और एक होता है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, या इसी को पाई फिल्टर बोलते हैं। पाई फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पाई की तरह दिखता है, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये पाई का साइन है ना, तो पाई की तरह ये दिखता है, इसीलिए इसको पाई फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट फिल्टर बोलते हैं। और ये तीनों फिल्टर को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहला कौन है, कैपेसिटर फिल्टर। देखिए कैपेसिटर फिल्टर में ये रेक्टिफायर का आउटपुट हम लोग अप्लाई करेंगे, फिल्टर के इनपुट में हमेशा क्या करेंगे, रेक्टिफायर का आउटपुट अप्लाई करेंगे, है ना। तो रेक्टिफायर का आउटपुट हम लोग अप्लाई कर दिए। अब लोड के एक्रॉस मींस लोड के पैरेलल में क्या किए, एक कैपेसिटर को लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा उसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों होगा, यस या नो, दोनों कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है। अब देखिए ये यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, तो इधर से कोई डीसी पास होगा, नहीं होगा। डीसी किधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा डीसी, इधर आएगा ना जी डीसी। और एसी को ये पास करता है, एसी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, एसी इधर आ जाएगा। अब देखिए लोड के पास जो मिल रहा है ये कौन सा पहुंच रहा है, डीसी कंपोनेंट पहुंच रहा है। मेरा मकसद भी यही था, डीसी कंपोनेंट को पहुंचाना, एसी को किसी तरह क्या करना है, रोक देना है। रुक गया। यहाँ पे जो कैपेसिटर हम लोग यूज किए हैं, आप लोग पढ़े होंगे सर, बहुत सारा सर्किट बनवाए हैं, ठीक है ना। करेंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल सब जो पढ़ रहे हैं, तो करेंट अगर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ के बाद क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को पास करेगा, तो एसी इधर से पास कर जाएगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, तो डीसी इधर ना जा करके इधर जाएगा, किधर, लोड के पास डीसी मिल जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट डीसी मिल जाएगा। एसी बाईपास हो गया, ठीक है ना, बाईपास हो गया। बीजेटी में भी पढ़े होंगे बाईपास कैपेसिटर, एक बाईपास कैपेसिटर होता है, वो कपलिंग कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। तो बाईपास कैपेसिटर का क्या काम है, यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर का हम क्यों यूज किए, इसलिए यूज किए क्योंकि एसी कंपोनेंट को बाईपास करवा दिए, ठीक है ना। एसी कंपोनेंट को बाईपास करवा दिया, डीसी कंपोनेंट को क्या किए, जाने दिए, क्योंकि हमको लोड के पास डीसी कंपोनेंट ही चाहिए, एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए। खराब हो जाएगा तो फिर नया खरीद के लाइए। जैसे ये जो है ना, हाँ हाँ होता नहीं है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब इसमें जो है ना, ये एक सेक्शन हम आपको दिखाए हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे सेक्शन लगा रहता है, ठीक है ना। जो फिल्टर आप बनाते हैं तो फिल्टर का एक सेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। ये तो आपको एक सेक्शन बताएगा, ऐसा ऐसे मान लीजिए 50 सेक्शन होगा, हाँ ठीक है ना। तो यह ऐसा ऐसा बहुत सारे सेक्शन होगा। ये भी फिल्टर है, पता है ना, एक दिन बताए थे इसके बारे में भी। ये फिल्टर है और इसके अंदर में जो है माइक है। माइक क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें, आप कितना भी बोलिएगा ना इससे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये हाई क्वालिटी का माइक है। इस माइक का जो कॉस्ट है वो, सेनहाइजर का माइक, इसका ये माइक का कॉस्ट 30,000 रुपया है, ठीक है ना। किसका, ये मतलब अब मेरा वाइब्रेशन को केवल कैच कर रहा है, ठीक है ना। बाकी आप कितना भी बात कीजिएगा ना, कितना भी बोलिएगा, एक साउंड भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाई क्वालिटी का माइक आता है। सेनहाइजर का जो ये माइक है, इसका कॉस्ट 30-31 हज़ार के अप्रोक्स पड़ता है। और माइक आपको बहुत सारा मिलेगा, बोया का माइक आता है 500-600 में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भी और भी बहुत सारा माइक है मार्केट में, ठीक है।
तो कोई 4000 में 3000 में भी माइक मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जो आवाज जो है बाहर का आवाज को भी कैच करता है, ये बाहर की आवाज को कैच नहीं करता। कितना भी पंखा चल रहा है चलेगा, या आप लोग कितना भी बोलिएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। नॉइज कैंसिलेशन है, कॉस्ट किस चीज का लेगा, किसी माइक का 600 रुपया दाम है, किसी माइक का 30,000 रुपया दाम है, तो नॉइज कैंसिलेशन का ही लेगा ना। तो ये जो माइक है मीन्स हाई क्वालिटी का माइक है, तो इसमें आपको नॉइज नहीं जाएगा, ठीक है ना। नॉइज कैंसिलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जितना कम कॉस्ट दीजिएगा, जितना चीनी कम दीजिएगा, उतना ही मीठा कम होगा ना। हाँ, चीनी बनाइएगा तब तो मीठापन होगा। तो इसमें क्या होता है, नॉइज कैंसिलेशन हाई होता है। चलिए, ये समझ में आया। ये समझ में आ गया। हम लोग रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या किए, तो यहाँ लोड के क्रॉस मीन्स लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर को लगा दिए। अब यहाँ पे रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों है। ये कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को बाईपास करवा देगा, ठीक है, और डीसी को ब्लॉक करेगा। तो डीसी का ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, तो डीसी किधर से आएगा, इधर से होकर के आएगा, ठीक है ना। और इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो है प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, वही चीज है। द कैपेसिटर फिल्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर सी प्लेस्ड अक्रॉस द रेक्टिफायर आउटपुट इन पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस आरएल। आरएल जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ये है ना। द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, जो डीसी पल्सेटिंग आउटपुट है उसको अप्लाई करते हैं, है ना। और ये डायग्राम देखिए, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो है कॉन्सेप्ट होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा ना जी, हाँ, कैपेसिटर में तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये चार्ज हुआ, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस तरह से क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है। जैसे मोबाइल फोन में क्या होता है, एक बार हम लोग चार्ज कर देते हैं मोबाइल फोन को, 100% हो गया, उसके बाद क्या होता है, 101% होता है, घटना शुरू हो जाता है, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से, ठीक है ना। तो चार्जिंग मतलब अभी जब हम लोग चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग एक्शन होता है, और जब उसको क्या करते हैं, तो जब हम लोग यूज करना शुरू करते हैं तो डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे मोबाइल का यूज नहीं भी आप करेंगे, आप अपने मोबाइल को रख दीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। गौर किए हैं, कोई यूज मत कीजिए, आप केवल रख ले रहिए मोबाइल को, फिर भी वो डिस्चार्ज होगा। जैसे आपका मान लीजिए कोई एप्लियंसेस है, यही है, मान लीजिए एसी चल रहा है, तो एसी को बंद करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप स्विच पर से बंद कीजिए, न कि आप एसी को बंद कीजिए। अगर एसी को बंद भी कर दीजिएगा ना और स्विच ऑन रहेगा तो कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन होगा, ठीक है ना। पावर का क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, मतलब डिसिपेशन मतलब लॉस होगा, पावर का लॉस कुछ ना कुछ होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, जो आप कहाँ कभी भी घर में कोई एप्लियंसेस है तो क्या कीजिए, उसको स्विच से ही ऑफ कीजिए, तो वहां पे क्या होगा, पावर डिसिपेशन नहीं होगा। अदरवाइज आपको लगेगा जो हम डिवाइस तो बंद किए हुए हैं, लेकिन आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ पावर जो है लॉस होते रहेगा, मतलब बिजली बिल आएगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑपरेशन क्या होता है इनिशियली चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, इस तरह से एक्शन होते रहता है। और ये मेनली एसी कंपोनेंट का जितना भी फिल्टर अभी तक हम लोग देखेंगे, सब एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा। और ये एक सेक्शन लिए हैं, ऐसा ऐसा क्या है, बहुत सारे सेक्शन है। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कैपेसिटर फिल्टर का, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं जो ये जो है एकदम सिंपल सर्किट है ना। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। सस्ता होगा क्योंकि एक तो कैपेसिटर का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सस्ता नहीं हो जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। दूसरा, दीज फिल्टर आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद इट हैज ए लिटिल वेट या लाइट वेट, लिखिए लाइट वेट मतलब या लिटिल वेट मतलब सेम चीज है, मतलब हौला होगा, है ना, हौला हो जाएगा। ये सब चीज फीचर्स हो गया। कॉस्ट, हमेशा कभी भी कोई डिवाइस आप यूज करते हैं, कॉस्ट मैटर करता है, ठीक है ना। कॉस्ट पे हमेशा हम लोग का फोकस होता है।
कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो कॉस्ट देखते हैं ना सबसे पहले। हाँ, कॉस्ट क्या है उसका, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जज करते हैं। फिर उसके बाद हो गया साइज, साइज भी छोटा होना चाहिए, जितना छोटा साइज होगा उतना बेटर होगा। आज हम लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, क्या देखते हैं, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। यही मोबाइल फोन मोटा वाला आज कोई खरीदता है? कोई नहीं खरीदता है। हम लोग क्या देखते हैं, एरिया कम से कम हो, तो वो चीज़ भी है। लाइट वेट होता है, इट हैज़ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका जो विशेषता, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चोक इनपुट फिल्टर, ठीक है, चोक इनपुट फिल्टर। इसका डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक दिख रहा होगा इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। एलसी, चोक किससे बनता है? एलसी से ही ना। चोक जब भी होगा तो किससे? इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलके ही चोक बनता है, ठीक है ना। तो एल और सी का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें केवल क्या था, कैपेसिटर था, ठीक है ना, इंडक्टर नहीं था, केवल और केवल कैपेसिटर था, ठीक है ना। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का हम लोग यूज किए हैं। अब जो रेक्टिफायर का आउटपुट जो आएगा उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ जो अप्लाई करेंगे वो कैसा आउटपुट होगा? रेक्टिफाइड आउटपुट होगा। और रेक्टिफाइड आउटपुट में क्या हो जाएगा, एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों होगा, है ना। तो रेक्टिफाइड आउटपुट जो है, रेक्टिफाइड आउटपुट उसको क्या कर रहे हैं, टर्मिनल 1 और 2 के पास अप्लाई कर रहे हैं, है ना। टर्मिनल 1 और 2 के पास अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा। अब यहाँ जो टर्मिनल 3 के पास मिलेगा वो कैसा कंपोनेंट मिलेगा, डीसी मिलेगा, ठीक है ना। डीसी कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये डीसी कंपोनेंट मिलेगा तो ऐसा नहीं है जो सब डीसी मिलेगा, एकदम प्योर डीसी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें एसी का भी पार्ट रहेगा, ठीक है ना। एसी का भी पार्ट कुछ ना कुछ रहेगा। यहां जो मिलेगा वो एसी प्लस डीसी यहां भी मिलेगा। अब बोलिएगा सर एग्जैक्ट ये जो था वही मिलेगा क्या? नहीं, कुछ पार्ट रहेगा, कम से कम पार्ट रहेगा, बट कुछ ना कुछ पार्ट रहता ही है। कम पार्ट रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, ये जितना है उतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसी को ब्लॉक कर रहा है ना, तो कुछ कुछ चीज ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एसी प्लस डीसी मिलेगा। एसी कंपोनेंट बहुत ही कम मात्रा में होगा क्योंकि इंडक्टर हम पहले लगा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर हम लोग कैपेसिटर का यूज किए। कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पार्ट करेगा। मान लीजिए इस इंडक्टर से जो भी एसी कंपोनेंट चला गया वो यहाँ पे आके फिर क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, इस कैपेसिटर से पास कर जाएगा। यहां जो जाएगा वो क्या जाएगा, प्योर डीसी जाएगा, प्योर डीसी कंपोनेंट जाएगा। एसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इस फिल्टर में 2 स्टेज में फिल्ट्रेशन हो गया। एक ही स्टेज, ये सिंगल स्टेज है, ऐसा ऐसा आगे बहुत सारा फिल्टर होगा, बहुत स्टेज होगा। ये एक स्टेज एक चीज लेकर के दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा और भी होंगे, लेकिन एक ही स्टेज में 2-2 बार हो रहा है फिल्ट्रेट। हाँ, वहां पे क्या था, एक ही बार हो रहा था, एक कैपेसिटर था उसी से हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही चीज 2 बार हो जाएगा एक ही सेक्शन में, ऐसा ऐसा बहुत सारा सेक्शन लगा रहता है। थ्रेशरिंग करते हुए देखे हैं, जो थ्रेशर होता है उसमें क्या होता है, चलनी जो होता है नीचे 4 चलनी होता है ना, वो क्या करता है, आप गौर कीजिएगा, फिल्ट्रेट करने का ही तो काम करता है। क्या आप देखिएगा, जो टूटा टूटा भूसी टाइप से होता है वो सबसे ऊपर रहेगा। सबसे फ्रेश जो आपका गेहूं होता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, उससे नीचे फिर जाइएगा तो फिर मिट्टी वाला जो पार्ट होता है, मिट्टी वाला पार्ट रह जाएगा। सरसों रहता है तो सरसों तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे भी छोटा है। फिल्ट्रेट क्या करेगा, मतलब कोई भी चीज फिल्टर करा तो वो अपने से बड़े चीज को ही हटाएगा ना। हाँ, तो अपने से बड़े को ही हटाएगा। तो वहां पे भी आप गौर कीजिएगा तो क्या रहता है थ्रेशरिंग वाला मशीन में, उसमें भी एक तरह से फिल्टर ही होता है। 3-4 स्टेज में रहता है। फाइनली जो गेहूं नीचे जाता है वो आपको प्योर जो असली जो गेहूं है जिसका यूज करते हैं वो जाता है। और ऊपर में देखिएगा फिल्ट्रेट होता है, जो 2-3 चलना रहता है उससे फिल्ट्रेट होते रहता है। ब्रीदर तो फिर आप लोग अलग चीज में चले गए, ब्रीदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको नहीं लेना है।
ब्रीदर तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर में मेनली हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़िएगा सांस वगैरह लेने के लिए ठीक है ना। हाँ हाँ, सब में रहता है ब्रीदर। ब्रीदर जैसे कि हम क्या बोले, वही जो एयर फिल्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं, हवा सांस जो लेने के लिए सब में चाहिए। आप बाइक यूज करते हैं ना जी, बाइक में भी एयर फिल्टर नहीं रहता है। हाँ, वो भी रहता है, उसको भी सांस चाहिए। अगर आप एयर फिल्टर को फुल्ली क्लोज कर दीजिए, आपका बाइक जो है सीज हो जाएगा। बाइक का छोड़ दीजिए, कार वगैरह बस वगैरह है ना, उस समय भी रहता है। ठीक है ना। हर किसी को ब्रीदर चाहिए, बिना ब्रीदर का जो है क्या होगा, दम घुट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखे, दो स्टेज में हो गया इसी फिल्ट्रेशन, समझ में आ गया। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। इसका इसको यही फिल्ट्रेट करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग को प्योर डीसी चाहिए, जहाँ पे डीसी को फिल्ट्रेट करने के लिए, जैसे अभी ये माइक का चर्चा हुआ ना जी, तो माइक में क्या है, अब 600 में भी माइक आता है, 6000 में भी आता है, ये 30,000 का माइक है। तो इसमें क्या है, नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है। हम लोग 30,000 रुपया क्यों पे करेंगे, या हाई कॉस्ट किसी भी चीज के लिए पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का देगा तब ना पे करेंगे। नॉइज कैंसिलेशन है, आप ही बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो नहीं आवाज आएगा। तो ये बढ़िया क्वालिटी हो गया ना। आप कोई भी बोया का माइक लाइए, बाहर का साउंड चला जाता है बोया में। ठीक है ना। वीडियो बनाने के लिए, अच्छा वीडियो बनाते हैं, किस चीज का। हाँ ना, बढ़िया है, बनाना चाहिए, कोई खराब चीज नहीं है। एक्सप्लोर करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। Okay? हाँ, आज के डेट में निखारने के लिए आप में जो टैलेंट है उसको आप आराम से निखार सकते हैं, और यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप बिल्कुल अपने जो टैलेंट है, या जो चीज़ आप में है, उसको आप दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। हम खुद ही लगता है 1400-1500 वीडियो मेरा होगा यूट्यूब पे। ठीक है ना। हम्म। हाँ, क्या किए हैं, स्ट्राइक मार दिए हैं। अच्छा, बहुत सारा चीज़ है उस पर, हो सकता है आप लोग के लिए यूजफुल भी कुछ ना कुछ हो। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है। ठीक है। आज जितना भी कंटेंट है, हमको लगता है सब जो है पढ़ाई लिखाई वाला ही होगा। पैसा आता है, लेकिन उतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं यूट्यूब पे। सब चीज़ हो चुका है, 5-6 बार पैसा भी आ चुका है। हाँ, वहाँ मोनिटाइज हो चुका है, पैसा भी आ चुका है, हमको लगता है 50-60 हज़ार से ऊपर आ चुका है। नहीं, अपने से ही एकदम जीरो लेवल से। आप देखिए, मेरा पहला वीडियो जा करके देखिएगा, वीडियो बनाने भी हमको नहीं आता था। यूट्यूब पे जो सपोर्ट करता है वो 16:9 रेशियो है। 16:9 रेशियो में जो वीडियो बनाइएगा, वो वीडियो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना। और मेरा पहला वीडियो देखिएगा तो वो कोई रेशियो ही नहीं है, 1:3 है कि 3:1 है, पता नहीं। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे, यही कोरोना में के टाइम में स्टार्ट किए थे। ठीक है। और डिमांड ही था, कॉलेज से डिमांड था, बना के देना है। हम लोग भी कोई फैमिलियर नहीं थे यूट्यूब से, लेकिन मजबूरी था, उस समय में मजबूरी था। अब बाद में जो है अच्छा लगने लगा। ठीक है, इनरिचमेंट के लिए। तो बहुत बच्चे को बहुत ये हुआ। आप जाएंगे खास करके डिप्लोमा का, देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो हमको लगता है कम से कम हम 5,000 से ऊपर करवाए हुए हैं। हाँ हाँ, 5,000 से ऊपर होगा ऑब्जेक्टिव वगैरह। चलिए, ये समझ में आ गया। इसी चीज को यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट हो गया, जो कि पल्सेटिंग है, और यहाँ जो मिलेगा फिल्टर आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है ना कुछ पल्सेटिंग रहेगा ही। आप प्योर जो एकदम शुद्ध रूप में खोजेगा ना, आइडियल कुछ भी नहीं होता। एक ही चीज समझ लीजिए, नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में आइडियल कुछ भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं आइडियल। आइडियल कुछ भी नहीं होता है। कोई ऐसा इंसान है जिसमें कोई खामियां नहीं हो, या कोई ऐसा डिवाइस है जो 100% एक्यूरेट हो, है? बस डेवलप करना होता है। आदर्श कुछ नहीं है, बट आदर्श मान के चलते हैं। ठीक है ना, एक रेफरेंस मान के चलते हैं। तो चलिए, तो ये आउटपुट मिल जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे रखेंगे, भेजेंगे, पढ़ लीजिएगा, सेम चीज है। अब नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें,
कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाइप फिल्टर। इसका नाम क्यों पड़ा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाइप फिल्टर? क्योंकि ये पाइप शेप का होता है, ठीक है, पाइप शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम पाइप फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट फिल्टर रखते हैं। पाइप फिल्टर कहने का मतलब पाइप शेप का होगा। देखिए पाइप शेप में है ना, पाइप शेप में है। अब यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो इसमें क्या मिलेगा, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, एसी कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एसी कंपोनेंट इधर आ गया और डीसी कंपोनेंट इधर चला गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है जो सब एसी चली आएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा उधर, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट आएगा, बट ये जितना है उतना नहीं रहेगा, ये क्लियर कट है, क्योंकि फिल्टर आप यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, हटेगा, है ना। तो यहाँ पे डीसी आ गया, यहाँ एसी क्या हो गया, बाईपास हो गया, बाईपास हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डीसी आ गया, कुछ एसी कंपोनेंट होगा, फिर यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करता है, डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। अब यहाँ जो आएगा ये क्या आएगा, डीसी आएगा। एक बार एसी तो यहाँ बाईपास हो गया, फिर कुछ एसी कंपोनेंट बच गया, तो ये इंडक्टर इसको फिर से क्या करेगा, सप्रेस करेगा या ब्लॉक करेगा। अब फिर डीसी कंपोनेंट आ गया, मान लीजिए अब भी कुछ पार्ट रह गया है एसी कंपोनेंट का, तो फिर जो है कैपेसिटर C2 रखे, ये क्या करेगा, फिर ये फिर बाईपास करेगा। अब यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर डीसी मिल जाएगा, ठीक है ना, प्योर डीसी मिल गया। अब आपको तीनों सर्किट में क्या अंतर दिख रहा है, सबसे ज्यादा फिल्ट्रेट इसमें हो रहा है ना। पहला जो फिल्टर था उसमें एक स्टेज में हुआ था, दूसरा फिल्टर में 2 स्टेज में आई, तीसरा फिल्टर में 3 स्टेज में। मकसद मेरा क्या है, एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना, डीसी को पास करना, एसी को ब्लॉक करना। और कर भी रहे हैं इतना ही, तीनों फिल्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एसी प्लस डीसी है, क्योंकि ये डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, तो डीसी तो इधर से पास नहीं करेगा, एसी पास करेगा, तो एसी को बाईपास करवा दिया इधर से। इधर अब डीसी कंपोनेंट आया, कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट फिर भी क्या होगा, बाईपास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऐसा होता है, एक फिल्ट्रेट, अभी कोई भी चीज को देखिएगा फिल्टर करते हैं तो हम लोग एक बड़ा चीज को फिल्टर किए, हटाए, फिर छोटा को किए, फिर छोटा को किए, 2-3 स्टेज 4 स्टेज में करेंगे, वो हट जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, फिर वही आइडियल वाला केस आ जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो यहाँ पे एसी कंपोनेंट कुछ रह जाएगा, फिर इंडक्टर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इसको। यहाँ डीसी कंपोनेंट आ गया, फिर मान लीजिए कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट रह गया, उसको फिर इधर बाईपास करवा देंगे। फाइनली जो लोड के पास आएगा वो डीसी आएगा, और हमको क्या चाहिए, डीसी ही चाहिए। क्लियर है, हाँ देख लीजिए, ये आपका रेक्टिफाइड आउटपुट हो गया, और यहाँ जो आपको मिलेगा फिल्ट्रेट आउटपुट, वो कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जो है इसका जो है रहेगा ही, बट ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा, ठीक है ना। और इसी चीज का कॉस्ट होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस माइक में देख रहे हैं, यही फिल्ट्रेशन का कॉस्ट है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फिल्ट्रेट करेंगे, नॉइज कैंसिलेशन जितना अच्छा रहेगा, खास करके ये जो माइक वगैरह देखते हैं, उतना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो नॉइज कैंसिलेशन होना चाहिए। मेरा भी, हम जो भी बोल रहे हैं, तो हर एक साउंड का जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन हो रहा है ना, कहीं पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जा रहा है, कहीं पे कम जा रहा है। तो मान लीजिए कुछ जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो उसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है, मीन्स फिल्ट्रेट करने का काम कर रहा है। तो ये जो है ये फिल्टर ही है एक तरह का, ब्लैक वाला पार्ट ये फिल्टर है। अंदर में लगा हुआ है माइक्रोफोन, माइक, जो क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, जो कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ते हैं ना जी, वो पूरा कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे ट्रांसमीटर है, कहीं पे रिसीवर होगा रखा हुआ, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे रिसीवर हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ मेरा तो साउंड सिग्नल था, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके लिए ये क्या है, ट्रांसमीटर वाला पार्ट है, ये क्या करेगा,
ट्रांसमिट करेगा, और रिसीव कौन करेगा? जो रिसीवर होगा वो सिग्नल को रिसीव करेगा। कैसा सिग्नल है उसके पास? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, वो साउंड नहीं समझता है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिकल मशीन जो भी होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, वो क्या समझेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, साउंड सिग्नल वो नहीं समझेगा। और फिर क्या होता है उसके बाद? अगर आपको इसी को सुनना होगा तो यहाँ पे स्पीकर लगा होगा, ठीक है ना, है स्पीकर भी होगा, यहाँ है स्पीकर, ठीक है। तो अब इसका मान लीजिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है, फिर या ये आपको सुनना है तो फिर वहां पे साउंड क्या है? लाउड स्पीकर लगा हुआ है, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। क्योंकि हमको क्या समझ में आएगा? हम लोग को चाहिए साउंड सिग्नल, और उस वो प्रोसेस जो कर रहा है वो किस में कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर रहा है। जो कम्युनिकेशन पढ़े होंगे उनको अच्छा से पता होगा ये सब चीज, है ना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन में यही सब चीज देखते हैं ना, यही कम्युनिकेशन पूरा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एक तो कम्युनिकेशन ये भी हुआ जो हम आप बात कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। तो हम अगर कुछ बोल रहे हैं या भेज रहे हैं तो हम सेंडर हो गए, आप रिसीवर हो गए, रिसीव करने वाला रिसीवर, और जो भेज रहा है वो सेंडर हो गया। फिर यहाँ पे लाउड स्पीकर है, स्पीकर है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आपको वही चाहिए, ठीक है। यही काम फिर जो है जितना भी कैलकुलेटर कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी में काम करता है वो सब, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पे इनकोडर और डिकोडर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनकोडर डिकोडर सर्किट का यूज किया जाता है, और वो जो काम करता है जितना भी कैलकुलेटर कंप्यूटर वगैरह है ना, वो कैलकुलेशन आपको करता है बाइनरी में, वो डेसिमल नहीं समझता है। और हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। बचपन से आज तक हम लोग डेसिमल ही पढ़ते आए हैं, 0 से लेकर के 9 तक हम लोग यूज करते हैं। डेसिमल में क्या होता है? 0 से 9 तक, ठीक है ना। तो हम लोग ह्यूमन बींग डेसिमल समझते हैं, कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1। उसको 0 और 1 के अलावा कुछ समझ नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लोग इनकोडर सर्किट का यूज करते हैं, डिकोडर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इनकोडर क्या करेगा? जो डेसिमल या ऑक्टल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर उसके बाद डिकोडर का यूज करते हैं, जो क्या करेगा? बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो डेसिमल के रूप में मिलता है। और यही चीज कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना। जैसे मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल बोलिए, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लो। और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाई होता है। तो उसके ऊपर सुप्रीम पोज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको पॉलीथीन फेंकना है आपके पड़ोसी के छत पे, पड़ोसी को जो है पॉलीथीन चाहिए, तो आप फेंकेगा तो जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा। पत्थर फिर बांध करके फेंक दीजिए, चला जाएगा। पत्थर क्या हो गया? कैरियर सिग्नल हो गया। पॉलीथीन क्या हो गया? मैसेज सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल होगा। पड़ोसी के पास गया, वो क्या करेगा? पत्थर को अलग कर देगा, पन्नी को अलग कर देगा। तो पन्नी को अलग कर दिया, पत्थर को अलग कर दिया, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। या हम लोग क्या करते हैं? बाइक से या कार से, मान लीजिए यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, तो हम लोग पैदल तो नहीं जा पाएंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए? बाइक चाहिए, बस चाहिए, ठीक है। तो बाइक हो गया, बस हो गया, क्या हो गया? कैरियर सिग्नल हो गया, कैरियर हो गया। कैरियर का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाइक से बैठ के या फिर बस से या कार से, जो भी सुविधा है उससे हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं। फिर वहां जाएंगे तो क्या होगा? कार को या बस को किसी कोना में रख दीजिएगा, ठीक है ना। बाइक है, बाइक को क्या कीजिएगा? किसी कोना में रख दीजिएगा। कोई पूछ है उसका? जहां आप मानिए घर जाइएगा तो आपका पूछ होगा, तो आप मैसेज सिग्नल आप चले गए, लेकिन किसकी मदद से गए? कैरियर सिग्नल की मदद से। अगर कैरियर सिग्नल नहीं रहता, बाइक नहीं रहता, बस नहीं रहता, तो आप जा पाते? नहीं जाते। वही काम तो मॉड्यूलेशन में होता है। अब फिर उसी को जो है हम लोग क्या करते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर हम लोग अलग करते हैं तो डिमॉड्यूलेशन हो जाता है। मॉड्यूलेशन से पहले का सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल बोलते हैं, और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल मिलता है उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही हम लोग डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पत्थर में पन्नी बांध के फेंकना मॉड्यूलेशन, अब पत्थर पन्नी को अलग करना डीमॉड्यूलेशन। यही चीज कम्युनिकेशन में, शायद इलेक्ट्रिकल वाले नहीं समझे होंगे मेरा भाषा, समझ गए? हाँ, टेंशन थोड़ा ही लेना है।
इलेक्ट्रॉनिक सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना, भारी नहीं है, ठीक है। हार्ड तब तक, कोई चीज हार्ड कब तक है, जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। हार्ड समझ, जब समझ में आ रहा है तो फिर हार्ड क्या, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अंतर नहीं है, 70% हम लोग सेम है, ठीक है। मेडीजी में हम लोग क्लास करने जाते थे, मेडीजी में मैक्सिमम सब्जेक्ट हम लोग को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को साथ में बैठ के पढ़ाया है, ठीक है ना। मैक्सिमम सब्जेक्ट कम, दिक्कत कहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन में जाके बाइफरकेट होता है। इलेक्ट्रिकल वाले को मशीन पढ़ना है और इधर कम्युनिकेशन में घुसा देता है, मशीन में पढ़ा करके कम्युनिकेशन पढ़ाता है, बस वहीं पे अंतर है, बाकी सब सब्जेक्ट सेम है, ठीक है ना। 70%, हमको लगता है 70-80% तक सेम है। हाँ यही चीज होता है, तोड़ तोड़ के चीज तो, मतलब टीचर का काम क्या है, मतलब अगर हम आपसे थोड़ा आगे हैं, नॉलेज सबको एक समय में जाके सेम ही हो जाता है, ठीक है ना। वो इसी चीज को बाइफरकेट कर देना है, करना आपको खुद है, ठीक है ना। और रास्ता जब दिखता है ना तो आदमी खुद चल जाता है। चलिए ठीक है, कल इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, रेक्टिफाई, रेक्टिफायर और फिल्टर पे इसका पे, हाँ पीडीएफ भेज देंगे। हाँ ठीक, भेज देंगे। कल इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कट करने का ना।